आप सभी बच्चों का मैं सचिन शुक्ला स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज से हम एक 15 दिन की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड 2025-26 के एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसकी कौन सी शाखाएं हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं वगैरह वगैरह आती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मांग, मांग का नियम, मांग की लोच, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। मांग की लोच, मांग का नियम, प्रति व्यक्ति मांग, प्रति व्यक्ति आय व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय, रोजगार का सिद्धांत, जो प्रोफेसर केन्स द्वारा दिया गया हो, सकल घरेलू उत्पाद इत्यादि जैसे टॉपिक्स का हम इसमें अध्ययन करेंगे। बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इसके बीच डिफरेंस भी आ जाता है कई बार, तो आज हम इन सबका अर्थ समझेंगे। कल की सीरीज में हम इनके बारे में डिफरेंस क्या है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज अर्थशास्त्र के अर्थ की, कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं दो शब्द? अर्थ प्लस शास्त्र, जहां अर्थ का अर्थ धन से तथा शास्त्र का अर्थ विज्ञान से लगाया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थात क्या है? धन का विज्ञान है। धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है वो सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। आप समझो, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ प्लस शास्त्र, जहां अर्थ का अर्थ धन से, शास्त्र का अर्थ विज्ञान से लगाया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र का अर्थ धन का विज्ञान है। धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन
हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये तो हो गया सिंपल अर्थशास्त्र का अर्थ। अब जब अर्थशास्त्र का अर्थ हो गया धन संबंधी क्रियाओं का, तो इसके अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं, एक आर्थिक और अनार्थिक क्रिया। सबसे पहले आर्थिक क्रिया समझते हैं। आर्थिक क्रिया से आशय उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है। अर्थात जिन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति हो, वह समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। अब समझो, जितनी भी क्रियाएं धन से संबंध रखती हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना हो जाता है, वह सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य है वो तीन क्रियाएं, जो मुख्य तीन क्रियाएं हैं, इसकी मुख्य तीन क्रियाएं। सबसे पहली व्यवसाय, दूसरी रोजगार, तीसरी पेशा। रोजगार। समझो व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है या एक ऐसा कार्य है जिसमें एक व्यक्ति एक सीमित पूंजी लगा करके लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ व्यवसाय प्रारंभ करता है। रोजगार, रोजगार एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं, अपने कार्य के बदले आपसे मुद्रा प्राप्त करता है। फिर पेशा, पेशा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें एक विशिष्ट यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करना होता है। उस विषय के अध्ययन के पश्चात हम लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद या कोई अदर पढ़ाई करने के बाद अपने मरीजों को देखता है। ठीक है, ये हो गया पेशा। अब इसके बाद अनार्थिक क्रियाएं आएंगी इसमें। अनार्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना ना होकर सेवा भाव होता है। यह क्रियाएं मुख्यतः समाज की सेवाओं से संबंधित होती हैं।
इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आती है, जैसे अनाथ आश्रम चलाना, वृद्धाश्रम चलाना, समाज की सेवा हेतु भंडारे कराने, ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई लाभ कमाना नहीं होता इसके अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं हम अर्थशास्त्र की उन दो शाखाओं के बारे में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके विषय में। उन दोनों शाखाओं का, जितने भी 12वीं के बच्चे हैं उन सबके में समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर पूरे पूरे पाठ दिए हैं। आज हम इन दोनों का अर्थ समझेंगे, इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज आती है वो समझेंगे। उसके बाद हम इनमें आने वाली और बहुत चीजें जो हम आगे धीमे धीमे 15 दिन की सीरीज में एक एक करके वो टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। समझो, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति की आय की गणना, किसी एक परिवार की मांग की गणना, किसी एक राज्य की आय की गणना इत्यादि करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही ज्यादा सीमित होता है। इसे सूक्ष्म यानी कि छोटा अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब समझो, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति की आय की गणना, किसी एक परिवार की मांग की गणना, किसी एक राज्य की आय की गणना करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा सीमित है। कोई बहुत बड़ा अर्थ का, इस वाली का कोई बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटा अध्ययन क्षेत्र है, बहुत ही मॉडरेट है ये। ठीक है, इसका विपरीत है बिल्कुल व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम मांग का नियम, मांग की लोच इत्यादि जैसी बातों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र इसके बिल्कुल विपरीत है। समझते हैं कैसे। समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी सम्मिलित
राज्यों की आय एवं मांग किसी राष्ट्र की आय एवं मांग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन क्षेत्र असीमित अर्थात बड़ा होता है। ठीक है, देखो बेटा, जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का बिल्कुल उल्टा है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी सम्मिलित राज्यों की आय एवं मांग, किसी राष्ट्र की आय एवं मांग का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन क्षेत्र असीमित रहता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, मूल्यह्रास इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को कवर अप करेंगे। पर बच्चों, जो आज हमने मेन तीन से चार टॉपिक पढ़े वो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, फिर आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट डे, अब जब नेक्स्ट सेक्शन होगा तो हम उसमें इसके आगे का टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो बच्चों, आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके यूपी बोर्ड स्टार्ट नहीं होंगे तब तक हम इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और आपका एक हिंदी और बिजनेस स्टडी, ये चार सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसके जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी पेपर में आए उन सबको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू बच्चों।